हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस कंपनी को मैं पहले से नहीं डिस्कस कर रहा था और पहले मैंने इसके बारे में जाना भी नहीं था। इन रिसेंट टाइम्स इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली और फिर मैं इस कंपनी को देख रहा था। करीब 2-4 दिन लग गए मुझे। एक्चुअल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है, तो इसलिए कोशिश करूँगा आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। बेसिकली कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड बोलकर। ये बेसिकली कंपनी क्या करती है, आपको आसान भाषा में बताएं तो जो हमारे जो घरों में जो हमको इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसके ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उनको बनाती है। बेसिकली ये कंपनी जो है फर्नेस रिएक्टर्स भी बनाती है। फर्नेस रिएक्टर्स क्या चीज़ में काम आते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे फर्नेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन के लिए जो लेवल ऑफ हीट और इंटेंसिटी चाहिए उसके लिए फर्नेस की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली वो फर्नेसेस भी बनाते हैं, रिएक्टर्स भी बनाते हैं और रेक्टिफायर्स भी बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है बेसिकली उन फर्नेसेस को ऑपरेट करने में और इवन इन द ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स जो है वो इनका कंपनी का नाम है और ये कंपनी काफ़ी लंबे वक्त से काम कर रही है। 1981 में शुरू हुई थी। जितेंद्र ममतोरा बोल के जी थे, एक गुजरात बेस्ड बेसिकली कंपनी थी जो कि सर्विस रिपेयर करती थी आपके रेक्टिफायर्स और इन सब को उनकी सर्विसिंग करती थी, जो कि बेस्ड अहमदाबाद में बेस्ड कंपनी है बेसिकली, जो कि शुरुआती दौर में 33 किलोवाट से लेके 66 किलोवाट तक के उन्होंने पहले ट्रांसफार्मर्स बनाना शुरू किए, रिएक्टर्स बनाना, रेक्टिफायर्स बनाना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे अब जो है इनके पास इस समय कैपेसिटी है 500 मेगावाट MVA की, 500 MVA की और 1200 किलोवाट तक के क्लास के भी जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ये बनाते हैं बेसिकली। तो ये कंपनी गुजरात बेस्ड है और इनके 3 प्लांट्स हैं, एक ओधाव में है और 2 हैं, एक चंगोदर में है और एक मोरैया में है, जिसमें कि जिसका जो है एक्सपेंशन चल रहा है। बेसिकली इसको वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अरे अभी करंट की बात करें तो अभी कम कैपेसिटी इनकी जो है वो 40,000 किलोवाट की है और ये जो लेटेस्ट कॉन कॉल में इन्होंने अपडेट दिया है उसके बेसिस पे इनके जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं चंगोदर और मोरैया में, वो दोनों ही चल रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि पिछले 2 क्वार्टर से उनमें डिले हो रहा है, माने उसका ऑपरेशनेबिलिटी पे जो है बात आ रही है। पहले हुआ ये कि जब मानसून का सीज़न था तो ये बात आ गई कि मानसून की वजह से नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा उसकी वजह से डिले हुआ प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर कुछ और इश्यूज़ आ गए, तो अब जो है प्रोजेक्ट 2 क्वार्टर से डिलेड चल रहा है, जिसकी वजह से भी उसका एक इम्पैक्ट आता है। जब आप एक कहकर चलते हैं कि हम इस समय तक पूरा कर देंगे और हम इस कैपेसिटी को यूज़ करने लगेंगे, तो वो जब नहीं होता है और आप उस समय तक नहीं उसको बनाकर कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसकी वजह से उसका एक इम्पैक्ट होता है प्राइस पे भी, कि लोग ये समझते हैं कि शायद कंपनी माने कुछ प्रॉब्लम में फंस गई है, कुछ और नहीं कर सकती है, और भी कुछ इश्यूज़ हुए हैं। प्राइस एक्शन पे तो मैं आगे चलकर बात करूँगा ही। तो बेसिकली हुआ ये था कि वो डिले हो रहा है और अब जो टाइमलाइन दी गई है उन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने की, वो ऑलमोस्ट जो है वो बढ़कर चली गई है सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस करंट नेक्स्ट ईयर फिनेंशियल जो शुरू होने वाला है, माने जिसको मैं कहूँगा 27 का जो Q2 होगा, वहाँ तक जाकर इनके दोनों प्लांट्स जो हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशंस हैं। पहले इनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसको इन्होंने बढ़ाकर 1 क्वार्टर बढ़ाया कि नहीं जनवरी तक होंगे, फिर उसके बाद अब इन्होंने उसको बढ़ाकर बता दिया कि Q2 एक जो है वो मार्च एंड तक, अप्रैल में जाकर शुरू होगा मार्च के बाद, और एक जो है वो जून में जाकर शुरू होगा। तो इस तरीके का टाइमलाइन इन्होंने दिया है। और जो कैपेसिटी है इनको किलोवाट की, वो करीब करीब 40,000 केवी की है अभी इनकी कैपेसिटी। वो बढ़कर करीब करीब 75,000 किलोवाट की हो जाएगी। और कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी कर रही है अपने काम को। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इस तरीके से समझाऊँ कि जो 33% ऑफ द रॉ मटेरियल होता है कंपनी का, जिसमें CTGO और आपका बुशिंग्स और इस तरीके की जो भी चीज़ें इनको रॉ मटेरियल के लिए लगती हैं,
उन सारी चीज़ों पे ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं खुद को, और ये वो कोशिश ये करेंगे कि वो खुद से बनाएं उसको। तो पहले क्या करते थे, पहले ये बाहर से इनको इंपोर्ट करना पड़ता था, रॉ मटेरियल लाना पड़ता था। इवन आप देखेंगे जो Q2 का जो रिज़ल्ट आया है इनका, जो कि पिछले क्वार्टर का था, मैंने ये दिसंबर की नहीं बात कर रहा हूँ, जो सितंबर क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट आया है, आप उसको देखें तो वहाँ पर इन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए थे अबाउट रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स हमको समय से नहीं मिल पाए, कुछ बारिश का कारण इन्होंने दिया कि जिसकी वजह से सेल जो थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट थी लास्ट ईयर के बेसिस पे। तो अगर दोनों चीज़ों को देखें तो ये भी एक कारण है प्राइस का करेक्शन होने का, क्योंकि जो इन्होंने गाइडेंस दे रखी थी कि हमारा ग्रोथ होगा 20-25% का, वो ग्रोथ ज़ीरो हो गया पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में, जिसका एक्शन आपको प्राइस पे भी देखने को मिला। तो प्राइस जो है वो करीब करीब अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। इस समय 235-36 के आसपास था लास्ट जब मैंने देखा था शेयर, तो 240 के आसपास था शायद, 243 के आसपास था। तो खैर प्राइस वाइज भी करेक्शन काफ़ी हो चुका है स्टॉक में। ये एक कारण था, रॉ मटेरियल का ना होना, ग्रोथ ना दिखा पाना पिछले क्वार्टर में। तो जो देखिए ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का बिजनेस है, और मैनेजमेंट में जब इससे बारे में बात हुई, मैं नंबर्स पे आऊँगा, सेल के नंबर्स पे, तो मैनेजमेंट का ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं और हमको इसको एग्जीक्यूट करने में कम से कम 8 से 9-12 महीने लग गए। कॉल में ये बात उठकर आई कि कुछ चाइनीज़ कंपनियां भी आ रही हैं जो कि इस बिज़नेस में उतरेंगी या ट्रांसफार्मर्स बनाएंगी, या और भी कंपनियां ऐसा कर सकती हैं, कैपेसिटी ला सकती हैं। तो इनका बेसिकली ये कहना था कि जो ग्रोथ इनको इस सेक्टर में दिख रही है वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे 6 से 7% की है, और इंडिया में जो ग्रोथ है ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स और फर्नेस के रिएक्टर्स की, वो ग्रोथ ये देख रहे हैं करीब करीब 15% के आसपास। तो इंडिया में ग्रोथ ज़्यादा है वर्ल्ड के लेवल से। इनका जो ऑर्डर का टाइमलाइन है वो बेसिकली ये कहते हैं कि माने जो हम एक ऑर्डर अभी लेते हैं तो अभी हमको 24 महीने लग जाते हैं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में। माने आज की डेट में अगर ऑर्डर जो हमको मिल रहा है तो हम डिलीवरी करने में हमको उसको 2 साल लग जाते हैं। वो कोशिश ये करेंगे कि इसको घटाकर 18 महीने कर ले जाएं, तो 18 महीने फिर भी लगेंगे उनको कोई भी प्रोजेक्ट में देने में। तो उनका यही बताना था उस कॉल में कि कोई भी कंपनी नए बिजनेस में, इंडस्ट्री में एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है कि आप माने काइंड ऑफ टर्म है कि किसी भी इंडस्ट्री में आप अचानक नहीं घुस सकते हैं। हेवी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें घुसना आसान नहीं होता। कोई भी कंपनी अचानक से सोचे कि हम ट्रांसफार्मर बनाने लगेंगे तो उनको पहले प्लांट लेना होगा, मशीनरी की व्यवस्था करनी होगी, सारी व्यवस्था करनी होगी, सारा सेटअप बैठाना होगा, अप्रूवल लेना होगा हर चीज़ का। ट्रांसफार्मर इंडिया में, क्योंकि पावर एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू हो जाता है, अचानक अगर पावर चला जाए तो सवाल पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों पे उठता है, और वो सवाल उठाती हैं जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर होता है उस पर। तो चीज़ ऐसी है कि ये इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है कि कोई भी आकर कूद पड़े एकदम से। तो चाइनीज़ की कंपनियां अगर आएंगी और इसको करने की कोशिश करेंगी तो वो उनको भी प्लांट बनाकर और सब कुछ करने में ऑलमोस्ट कहते हैं कि अप्रूवल में ही 8-9 महीने लगेंगे, तो इंडस्ट्री बनाने में भी तो समय लगेगा। तो ये माना जा रहा है कि कोई अगर नई कंपनी भी आएगी तो उसको कम से कम 1 से 2 साल लग जाएगा उस चीज़ को बनाने का। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस चाइनीज़ कंपनी के बारे में बात हो रही है वो ऑलरेडी 16 से 18 महीने के ऑर्डर लेकर बैठी हुई है फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स। तो इतनी डिमांड है कि कोई एक कंपनी अचानक पूरा नहीं कर सकती। कंपनी ने अपने कॉल में, जो मैंने पिछले कॉल भी सुने, उसमें ये बता रही है कि महीने में ये 100 ट्रांसफार्मर्स बना सकते हैं इस समय। तो अगर सालाना देखें तो 1200 ट्रांसफार्मर्स बनाने की इनकी कैपेसिटी थी। फर्दर अब ये जो एक्सपेंशन ये कर रहे हैं वो एक्सपेंशन जब हो जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस मेरी ये है कि कम से कम जो कैपेसिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। वो नंबर आगे जाकर देखेंगे। तो इंडस्ट्री थोड़ी सी इस तरीके की, इसलिए मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की। तो कंपनी का जो क्लाइंटेल कौन कौन है, किसको किसको सप्लाई करते हैं, तो पावर ग्रिड को सप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर्स, एनटीपीसी को करते हैं, इंडियन रेलवेज़ को ये रेक्टिफायर्स बनाकर देते हैं जिसके थ्रू जो इंजन्स जाते हैं, जो आपने इंजन्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं, उनको जो सप्लाई मिलती है ऑन द रेलवे ट्रैक से, रेलवे ट्रैक पे जो सप्लाई इलेक्ट्रिक की जो मिलती है वो रेक्टिफायर्स के थ्रू मिलती है, जो कि ये सैटकॉम बोला जाता है इनके शायद रेलवे की भाषा में। तो वो जो है जगह जगह पे लगे होते हैं। उनमें क्या हो रहा है, उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है क्योंकि रेलवे ने ये डिसाइड किया है
कि वो ट्रैक्स पे स्पीड्स को बढ़ाएंगे। तो जो भी पुराने रिएक्टर्स या फिर रेक्टिफायर्स हैं या फिर जो भी उसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो भी अपग्रेड होने हैं। तो बेसिकली इनका ये अंदाज़ा था कि रेलवे से कम 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आने की संभावना है, वो जब भी आएगा। और इन्होंने एक चीज़ और इस कॉन कॉल में, मुझे लेटेस्ट कॉन कॉल में पता चली इनके बारे में, कि ये जो एक SDVC बोलकर एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका इनको रिपेयर का ऑर्डर मिला है फ्रॉम पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने इनको वो दिया है कि आप इसको रिपेयर करें। तो बेसिकली कंपनी कोशिश ये कर रही है कि उसको रिपेयर करके जिस दिन वो इसको कंप्लीट कर लेंगे रिपेयरमेंट और उसको वापस हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी पे वो पूरा काम करना शुरू करेंगे। और इस तरीके के जो भी पावर ग्रिड में उन्होंने पहले सप्लाई किए हुए हैं SDVC या जहाँ से भी उन्होंने ले रखे हैं, उनको रेक्टिफायर और रिपेयर का काम भी कंपनी को मिलेगा। इवन अपग्रेड का काम मिलेगा, टेक्नोलॉजी पे इन्हेंसमेंट हो जाएगी कंपनी को, तो वो भी एक बेहतर चीज़ होगी। तो ये एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ महसूस की जो कि इस कॉन कॉल में थी। तो पावर ग्रिड, NTPC और साथ ही साथ अदानी पावर एंड टोरेंट पावर, टाटा पावर, जिंदल स्टील एंड पावर, आप देख लें जितनी भी स्टील कंपनीज़ होती हैं उनको भी ये सप्लाई करते हैं। हिंदुस्तान जिंक इनका क्लाइंटेल है। रिलायंस का पावर भी है, रेनॉम पावर एक कंपनी है, KEC इंटरनेशनल आपकी उस तरीके की कंपनी है जो EPC प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। और इस तरीके का है और भी मेगा प्रोजेक्ट्स है, मेगा बोल के एक कंपनी है, एक अवध पावर बोल के एक कंपनी है। तो इन सारी कंपनियों को, जो जितनी भी पावर कंपनीज हैं वही ट्रांसफार्मर्स का डिमांड रखती हैं, क्योंकि उनको आगे ट्रांसफार्मर लगा के उसके बाद उनको आगे जो है ट्रांसमिशन करना होता है। तो अगर कंपनी का गाइडलाइन मैं कहूँ आपको कि कंपनी का इस साल का रेवेन्यू उनका एक्सपेक्टेड है कि जब ये 4th क्वार्टर पूरा होगा, अगला क्वार्टर, तो 2600 करोड़ हो जाएगा। इस समय तक जो कंपनी का जो अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर नंबर देखें तो वो करीब करीब 2300-2400 के आसपास जा रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये 2600 क्या, इससे भी ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि 2600 का नंबर वो टच कर जाएंगे। इनका एक्सपेक्टेशन ये है। मार्जिन पे 16%। देखिए, स्टॉक प्राइस जो करेक्ट किया है उसके 2-4 चीज़ें मैं आपको फैक्टरिन आपको सामने गिनवा दूं। जैसे कि 2 मैंने बताए आपको। सबसे पहले कि इनको जो है एक्सपेंशन में थोड़ा सा डिले आना, प्राइस करेक्शन इसलिए हुआ है स्टॉक में कि जो एक्सपेंशन प्लान कर रहे थे वो डिले हो रहा है। दूसरी चीज़ ये हुई कि इनके पास रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम उठ कर ही हुई, जिसकी वजह से इनका पिछले क्वार्टर का रिजल्ट जो था, इससे पिछले क्वार्टर का, दिसंबर नहीं उसके पहले वाला सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो ख़राब हुआ। तीसरी जो सबसे बड़ी इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस कंपनी में हो ये रहा है कि जब इनको ऑर्डर्स मिल जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में इनको 18 महीने लग जाते हैं। तो जो भी पुराने ऑर्डर इनके आज से 1.5 साल 2 साल पुराने ऑर्डर हैं वो सब कम मार्जिन पे थे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप उसको सप्लाई कर देते हैं तभी आप उसको सेल में पकड़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्जिन हिट हुआ पिछले क्वार्टर में। अगर मार्जिन का कंपैरिजन आप करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो था वो 17% था यूजुअली, जो है अभी करंट क्वार्टर में। उसके पिछले क्वार्टर में वो 11% पे चला गया था। तो वो हुआ इस वजह से क्योंकि वो पुराने ऑर्डर्स जो उनके थे वो एग्जीक्यूट हुए और उनको जब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे थे तो वो छोटे ऑर्डर्स पूरे कर रहे थे जिस पे मार्जिन कम होता है। इसीलिए मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिला है, 11% का मार्जिन हो गया। तो ये कारण है जिसकी वजह से भी स्टॉक में जो प्राइस एक्शन पे एक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ इनके साथ एक इशू खड़ा हो गया वर्ल्ड बैंक को लेके। वर्ल्ड बैंक से एक चिट्ठी या एक खबर कह सकते हैं जो कि आई, और वो ये खबर ये थी कि उन्होंने इनको डिबार्ड कर दिया है कोई भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो कंपनी का उस पर यही क्लैरिफिकेशन था कि नाइजीरिया में इन्होंने 2 बेसिकली ट्रांसफार्मर वहाँ प्रोवाइड किए थे, करीब 70 ट्रांसफार्मर उन्होंने प्रोवाइड किए थे 2023 में। तो हुआ उसमें ये कि बेसिकली वहाँ उनके जो कुछ भी ट्रांसफार्मर्स ख़राब निकले थे उनको उन्होंने फिर से रिपेयर करके या ठीक करके उनको फ्रेश ट्रांसफार्मर सब दे दिए। वहाँ से पूरा पेमेंट इनको मिल गया। उनका बेसिकली ये कहना था कि ये जो इशू उठाया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसके लिए उन्होंने कंपनी को सीधे तौर पे कहीं पे भी अप्रोच नहीं किया, ना कोई चिट्ठी दी, ना कोई सवाल किया, बल्कि सिर्फ एक खबर आ गई बाहर जिसकी वजह से स्टॉक पे भी एक्शन आपको देखने को मिला। तो ये सारी खबरें क्यों आती हैं, इस बात को भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी किसी स्टॉक में अगर प्राइस एक्शन अचानक नेगेटिव शुरू हो जाए तो समझिए कि उस खबर का इम्पैक्ट क्या है। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि ये सारा जो कुछ भी है ये हो चुका है पहले 2023 में, और उसको लेकर हमको वर्ल्ड बैंक ने कोई
पूछा नहीं है, जो कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने कहा था। अब इस क्वार्टर में इन्होंने ये कहा है कि हमको एक लेटर उनकी तरफ से रिसीव हुआ है, जिसका रिप्लाई हम अगले 1 सप्ताह के अंदर में, कॉन कॉल में उन्होंने जो बताया था कि हम 1 सप्ताह के अंदर में इसको कंप्लीट कर देंगे। 12 तारीख तक की डेट है, 12 जनवरी के अंदर में उनको रिप्लाई करना है। वो रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम जो है उम्मीद करते 2 से 3 सप्ताह में ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब आगे क्या आती है इस पे न्यूज़, वो देखना होगा। कंपनी एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइलिंग्स में इस बात को बताएगी कि क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आया। उनका ये कहना है कि उनके ऑर्डर बुक और इंक्वायरीज़ में कहीं पे भी कोई ऑर्डर अब जो है वो वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या इस तरीके की बैंकों से कुछ नहीं है। जो कुछ भी है उनका ऑर्डर बुक जो है वो 65% स्टेट और सेंटर की जो भी स्टेट यूटिलिटीज़ पावर फर्म्स होती हैं उनकी तरफ से आता है। बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो देते हैं उनको ऑर्डर। इवन ये बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी इस तरीके के एक्सपोर्ट पे उनका कुछ क्लैरिटी कम आई, तो ये भी एक रीज़न है। तो मैंने आपको अब तक 3, 4, 5 रीज़न्स गिना दिए जिसकी वजह से स्टॉक में असर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। पहला तो ये था कि इनका जो एक्सपेंशन प्लान था वो थोड़ा स्लो हो गया, वो एक कारण है। दूसरा, इनका मार्जिन कंप्रेशन हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट हुआ। इनका जो एक्सपेक्टेशंस है कि ये बेसिकली जो इनका ये वर्ल्ड बैंक वाला एक इशू बन गया, वो एक कारण है। और इनका जो ये उन्होंने अपने ऑर्डर बुक का जो भी टाइमलाइन था उसको घटा दिया। उन्होंने ये कहा कि हम जो है 18 महीने से ज़्यादा का कोई भी ऑर्डर फाइनलाइज नहीं करेंगे और मार्जिन जो है वो 15 से 16% के नीचे जाकर काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली उनका ये देखने में उनको ये आ रहा है कि पुराने ऑर्डर्स में उनको मार्जिन कम मिल रहा था, तो उन्होंने अपने ऑर्डर लेना बंद कर दिया। बेसिकली उन्होंने कहा जो कुछ भी हम रिसेंट में एग्जीक्यूट करेंगे, और डिमांड इतनी ज़्यादा है तो हम 15-16% के मार्जिन के नीचे काम क्यों करने जाए। तो ये भी एक कंपनी का रवैया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। अब नंबर्स पे आ जाएं तो सितंबर मंथ का जो पिछले साल जो था, इस क्वार्टर में जो उनका रेवेन्यू आया है वो करीब 737 करोड़ का उनका रेवेन्यू आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 17% के आसपास है। प्रॉफिट जो है वो 76 करोड़ का है। तो कंपनी का जो एक पुराने समय में 18-19% का मार्जिन था ऑपरेटिंग मार्जिन, वो एक्सपेक्टेड है कि वो कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे उस तरफ जाने का। लेकिन कंपनी का अभी गाइडेंस 15-16% का ही है। वो कह रहे हैं हम 15-16% के आसपास ही रहेंगे मार्जिन के बेसिस पे। मार्जिन हमारा यहाँ से ऐसे नहीं बढ़ेगा, जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएंगे तो हमको 2% का मार्जिन बढ़ सकता है, ऐसे संभावना है। तो वो 15-16 के लिए ही गाइड कर रहे हैं। ऑर्डर बुक के लिए उन्होंने गाइड किया है कि 31 मार्च तक उनकी ऑर्डर बुक करीब अब जो कि 5500 के आसपास है वो बढ़कर 8000 करोड़ के आसपास चली जाएगी। कंपनी का जो गाइडेंस है फिनेंशियल ईयर 28-29 का, वो ये है कि अगले 3 साल में ये अपने इस 2600 करोड़ जो इस साल ये पूरा करेंगे उसको बढ़ाकर ये 8300 करोड़ के आसपास उसको ले जाना चाहते हैं। 8000 का नंबर इन्होंने कोट किया। $1 बिलियन का जो है रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि यहाँ से अगले 3 साल में इनका जो रेवेन्यू है वो 3 गुना होना है। तो अच्छा खासा एक बॉल पार्क एरिया दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं इंडस्ट्री में वो मैंने आपके सामने रखी। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में। मैंने कोशिश की है बहुत सारी चीज़ों को बताने की एक साथ इस वीडियो में। करीब 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको क्लोज़ करूँ। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ जाकर रिपीट करके फिर से देखें। मोर और लेस मैंने जो बिज़नेस का पूरा मॉडल है उसको समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली अगर कुछ ना समझ में आए तो थोड़ा सा रिपीट करके देख लेंगे तो आसानी होगी। तो ये मोटा मोटी है। कंपनी अच्छा दिख रही है मुझे। एक क्वार्टर ख़राब हो जाना ये नहीं बताता कि कंपनी ख़राब हो जाती, क्योंकि कंपनी जो है वो काम कर रही है। उनका एक और मैं आपको इस बात पे कहूँ कि उनका ये कहना है कि उनको जो बाहर से ऑर्डर मिल रहा है, तो कहीं कहा यह गया कि कहीं बाहर से आपको ऑर्डर मिलने पे आप बाहर के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का क्या सिस्टम चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि बाहर की जो पावर कंपनियां हैं जो ट्रांसफार्मर्स बनाती हैं वो 3 साल का समय लेती है एक ट्रांसफार्मर डिलीवर करने में। इस समय जो करंट ऑर्डर बुक है उनकी वो अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी बुक है। आज जो उन्होंने ऑर्डर लिया वो अगले 3 साल में बना कर देंगे। तो उनका ये कहना है कि बेसिकली डिमांड इतनी है ट्रांसफार्मर्स और रिएक्टर्स में, क्योंकि ये हैवी टाइप इंडस्ट्रीज़ है। आपको ट्रांसफार्मर ले जाकर प्लांट पे जिसकी जो जगह है वहाँ जाकर लगाना पड़ता है, लगाकर तब आपका वो सेल के रूप में दिखता है। तो आप समझ ही रहे हैं एक ट्रांसफार्मर जो है वो करीब 400-500
टन का होता है, 4000 5000 टन का होता है। तो इतना बड़ा ट्रांसफार्मर ले जाकर पहुंचाना साइट पे, उसको चालू करवाना काफ़ी ह्यूमंगस जॉब है। तो बाहर के अगर एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केट पे कंपनी का ये रवैया है कि वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट ज़रूर कर देंगे, बट हम ऑन साइट डिलीवरी का झमेला नहीं लेंगे, बिकॉज उसमें इनको दिख रहा है कि वो प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, मार्जिन भी सस्टेनेबल नहीं है और इतनी डिमांड है, वो उसमें अपना कैपिटल फंसाएं क्यों। जिस कंट्री को या फिर जहाँ से जो कंपनी को चाहिए ट्रांसफार्मर, वो अपना वहाँ से अपना लॉजिस्टिक्स मैनेज करे। तो उनका ये कहना है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हम जाकर किसी की साइट पे नहीं पहुँचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि इस तरीके के इंडस्ट्री में डिमांड कितनी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, और ऑर्डर बुक तो हाई रहेगा ही। कंपनी का सिर्फ ये प्रयास है कि वो सिर्फ वॉल्यूम ना दिखाएं, वो प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं इस बिज़नेस में। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। आप कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन ना पकड़ें इसको, क्योंकि स्टॉक प्राइस करेक्शंस पे है इस समय, उसके कई कारण हो सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस था, आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर कोई भी डिसीजन लें, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लें। मैं यहाँ किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। एक कंपनी थी, एक नई तरीके की कंपनी थी, और करंट जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है इस समय, मार्केट जिस तरीके की गिर रही है, जब मूड ख़राब हो तो नई कंपनी उठाओ और उसको पढ़ डालो, और तब जाकर मूड सही हो जाता है। आपको जब समझ में आता है कि आप सही काम कर रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको मार्केट देती है। अपने काम पे लगे रहना है। एक नई कंपनी थी, उसको डिस्कस किया। आप भी अपना एनालिसिस करें। थैंक यू सो मच।